आज हम बात करेंगे कैश फ्लो में। आगे का जो हमारा टॉपिक है कि कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। जैसे कुछ विशेष मदों का व्यवहार, जैसे ब्याज और लाभांश के संबंध में क्या नियम है। एक तो होती है वित्तीय कंपनी और एक होती है वित्तीय कंपनी के अलावा। वित्तीय कंपनी का मतलब हो गया जो बैंकिंग का काम करती है अभी, और बैंकिंग का मतलब जो फाइनेंस, जैसे बैंक है अभी। वित्तीय कंपनी का मतलब अगर बैंक है तो बैंक अगर ब्याज और लाभांश प्राप्त करता है तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है, और बैंक को छोड़कर अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं उनके लिए ब्याज और लाभांश कौन सी एक्टिविटी है। तो देखो भी, बैंक जो है, बैंक के लिए ब्याज प्राप्त करना या ब्याज का भुगतान करना, लाभांश प्राप्त करना या लाभांश का भुगतान करना, ये तो कौन सी है उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी परिचालन क्रिया है। कौन सी एक्टिविटी होगी इनकी, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है जो फाइनेंस का काम करती है तो उसके लिए ये क्या है भी, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ऑपरेटिंग का मतलब जिससे उसका व्यापार ऑपरेट होता है, जिससे उसका व्यवसाय का संचालन होता है, किससे भी, ब्याज प्राप्त करे या ब्याज का भुगतान, उसके बाद लाभांश प्राप्त करे या लाभांश का भुगतान। लेकिन इसको छोड़कर अन्य जो संस्थाएं हैं, बैंक को छोड़कर अन्य जो संस्थाएं हैं, अगर वह ब्याज व लाभांश प्राप्त करती है, केवल प्राप्त करती है, किसको छोड़कर, बैंक को छोड़कर, तो उसके लिए तो ये कौन सी है, विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अगर ब्याज और लाभांश का भुगतान करती है तो इसकी फिर वित्त पूर्ति क्रिया, वित्त पूर्ति मतलब फाइनेंस एक्टिविटी है। अगर ब्याज और लाभांश प्राप्त करती है, किसको छोड़कर, बैंक को छोड़कर, तो उसके लिए विनियोजन यानी निवेश क्रिया यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाता है। कौन सी, ब्याज और लाभांश प्राप्त करना। लेकिन ब्याज और लाभांश का जो भुगतान किया जाता है वो उसकी वित्त पूर्ति मतलब वित्त फाइनेंस एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी माना जाएगा, फाइनेंस। तो एक तो ये ध्यान में रखना है कि ब्याज और लाभांश के संबंध में अगर वित्तीय कंपनी है तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, और बैंक को छोड़कर अन्य जो कंपनी है उनके लिए वो कौन सी होगी, प्राप्त करती है तो विनियोजन, भुगतान करती है तो वित्त पूर्ति यानी फाइनेंस एक्टिविटी। उसके बाद है विदेशी मुद्रा रोकड़ प्रवाह। अगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं हम, करेंसी कैश फ्लो हो रहा है, दूसरे देश की मुद्रा के साथ जो लेन देन होता है, तो विनिमय दरों में परिवर्तन से लाभ हानि रोकड़ प्रवाह नहीं माना जाता है। मतलब मुद्रा के लेन देन में मुद्रा की प्राइस में जो चेंजिंग होती है भी, वो कैश फ्लो नहीं माना जाता है। उसके बाद असाधारण मदें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कौन से हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जैसे डूब ऋण की वसूली हो जाए, डूबे हुए पैसे प्राप्त हो जाए, बीमा कंपनी में कोई दावा करें और बीमा कंपनी से कोई क्लेम प्राप्त हो जाए, लॉटरी लग जाए, या वैधानिक कोई भी वाद मुकदमा जीत जाए, या फिर भूकंप से कोई हानि हो तो नुकसान भी हो सकता है, और कोई आपदा प्रबंध या फिर बाढ़ भी हो सकता है। उसके बाद गैर रोकड़ी लेन देन यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शन कौन से हैं आपके, जिनके बदले कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता, मतलब कैश का लेन देन नहीं होता, न तो कैश प्राप्त होता है न कैश आप भुगतान करते हैं, वो होते हैं आपके गैर रोकड़ी लेन देन, जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब न तो कैश का इनफ्लो होता है न कैश का आउटफ्लो होता है। जैसे किसी कंपनी ने अंश ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा संपत्ति खरीदी है, यानी संपत्ति खरीदकर बदले में क्या दे दिए भी, अंश और डिवेंचर, कैश नहीं दिया तो कैश फ्लो नहीं हुआ। तो केवल संपत्ति या व्यापार खरीदने के बदले अंश और डिवेंचर जारी किए जाए। ख्याति का अपलेखन हो या ह्रास, ये दोनों नॉन कैश है अभी, ये दोनों क्या है, नॉन कैश आइटम है, ख्याति का अपलेखन और ह्रास। ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन किया गया हो, यानी जो भी आपके ऋण पत्र है उसको आपने कन्वर्ट किया है, केवल चेंज किया है किसमें, अंशों में, तो आपने कोई कैश का भुगतान नहीं किया। बोनस अंशों का निर्गमन करती हो कंपनी, या फिर रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल नहीं की, तो इन सब मदों को रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये सब क्या है, नॉन कैश है अभी। उसके बाद है आयकर। परिचालन क्रियाओं पर करों का अगर आप भुगतान करते हैं ऑपरेटिंग पर तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। अगर आप लाभांश चुकाएंगे, लाभांश पर कर चुकाते हैं तो वो किस में आएगा, वित्तीय मतलब फाइनेंस एक्टिविटी होगी। पूंजी लाभ पर कर और स्थिर संपत्ति या बिक्री पर कर चुकाया जाता है तो वो निवेश है, क्योंकि संपत्ति खरीदना बेचना किस में आएगा, निवेश क्रियाओं में, तो वो इससे संबंधित हो गया। उसके बाद ये एक्टिविटी की बात है, कौन सी, अन्य। अब है बात कि आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन सा भी, कि इन्वेस्टिंग में तो केवल स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय लिखा जाता है, स्थायी संपत्ति को खरीदना बेचना, जैसे ही
स्थायी संपत्ति अमूर्त ख्याति सहित मतलब गुडविल सहित आपने खरीदी हो या फिर आपने बेची हो। पूंजीगत व्यय स्वयं द्वारा निर्मित संपत्ति का भुगतान भी इसमें शामिल होता है। तो संपत्ति का क्रय जो भी आपकी स्थायी संपत्ति और स्थायी संपत्ति का विक्रय, अन्य संस्थाओं के अंश और ऋण पत्र अगर आपने खरीदे हैं, यानी खुद की संस्था को छोड़कर अगर कोई संस्था स्वयं जारी करती है वो तो वित्तीय भी, अगर खुद जारी करती है शेयर इशू करती है वो तो है वित्तीय क्रिया मतलब फाइनेंस एक्टिविटी। लेकिन कोई कंपनी अन्य संस्थाओं के अंश और ऋण पत्र खुद खरीद रही है तो वो इन्वेस्टमेंट कर रही है भी, तो वो किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में। अन्य संस्थाओं के अंश ऋण पत्रों का आप विक्रय कर रहे हो, ये ध्यान रखना है भी। ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि तीसरे पक्षकार को दिए गए ऋण और अग्रिम, अगर हमने किसी अन्य व्यक्ति को ऋण या अग्रिम दिया है लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? वित्तीय कंपनी में इन्हें परिचालन माना जाता है, क्योंकि लोन देना प्राप्त करना ये सब क्या है? फाइनेंस एक्टिविटी का हिसाब है, सॉरी बैंक की संबंधित है। बैंकिंग की बात करें तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाती है? परिचालन। लेकिन अगर ये जो कंपनी है ये वित्तीय कंपनी नहीं है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। ऋण या फिर लोन अग्रिम हो या तीसरे पक्षकार को ऋण और अग्रिम राशि प्राप्त की हो या दिया हो तो ये वित्तीय कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर वित्तीय कंपनी होगी तो दोनों पॉइंट किस में जाएंगे? परिचालन क्रियाओं में। दुर्घटना में संपत्ति के लिए बीमा से रोकड़, अगर आपने संपत्ति का बीमा करवा रखा है और उससे राशि प्राप्त हो जाए। ब्याज और लाभांश प्राप्त, वो वित्तीय कंपनी न हो। और भावी अनुबंध, तो ये सब बातें किसकी है अभी? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। उसके बाद प्रारंभिक व्यय, अंशों का निर्गमन व्यय, नगद भुगतान वित्त पूर्ति में शामिल होगा। अगर अंशों का निर्गमन हुआ है उस पर आपने किसी प्रकार का खर्चा नगद चुकाया है तो भी अंशों का निर्गमन किस में आता है? वित्त पूर्ति में, तो उसका खर्चा भी उसी में शामिल होगा। उसके बाद अगर कोई संख्या ज्ञात नहीं हो और आपको खाते बनाने हो, जैसे आपको स्थायी संपत्ति के बारे में देखना हो कि कितनी खरीदी और कितनी बेची है, तो आपको कौन सा खाता बनाना होगा? फिक्स एसेट अकाउंट। जैसे संपत्ति का कौन सा शेष होता है? DR, टू बैलेंस BD हो गया। उसके बाद जो संपत्ति आपने बेची है बाई कैश, जो संपत्ति बेची उस पर डेप कितना लगाया, उसे बेचने पर हानि हुई है तो बाई साइड में, अगर लाभ होगा तो टू साइड में। और ये हो गया बाई बैलेंस शीट इसका क्लोजिंग शेष। और उसके बाद अगर आपने खरीदी है तब क्या लिखेंगे? टू कैश। इसमें क्या आएगा भी? अगर आपने कोई भी संपत्ति क्या की है? खरीदी है। तो इस प्रकार आप संपत्ति का अकाउंट बनाकर भी देख सकते हैं कि संपत्ति कितने में खरीदी गई और कितने में बेची गई है। तो बेचने से इनफ्लो होगा, खरीदने से आउटफ्लो होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन का शेष यार होगा बाई बैलेंस BD है, टू बैलेंस CD ये तो ओपनिंग और ये क्लोजिंग हो गया। और आपने जो संपत्ति पर डेप लगाया अभी ये हो गया टू फिक्स एसेट, जो संपत्ति पर आपने डेप लगाया है। और ये हो गया जो ह्रास आप वार्षिक किस में दिखाते हैं? P&L अकाउंट में। तो P&L हो गया वार्षिक ह्रास फॉर द ईयर। तो एक तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसी के साथ धन्यवाद।